याह्या खान साहब पहली मर्तबा आज दोस्तों पे थोड़ा सा हम ममासिरत पैदा कर रहे हैं इस्तकबाल में। जब से काम कर रहे हैं DPA मराठी में, इनकी फोटो ले लिया ना आपने अख्तर साहब की, अब वो खुद की फोटो के लिए कैमरा किसी के पास दे। तैयब जफर साहब का इस्तकबाल, हाँ दरखास्त है कि वो वहां तक पहुंचे और वसील भाई से दरखास्त। इमरान जरीवाला साहब का इस्तकबाल फरमाएंगे जनाब। इन्होंने अपना सहाफती सफर रोजनामा डॉन से शुरू किया था जी, आज वो मौजूद है यहाँ। मुजीब देवनीकर साहब लोकमत में काफी अरसे से काम कर रहे हैं और बड़ी जनाब वली मोहम्मद खान साहब के साहबजादे हैं और तहसीन अहमद खान साहब अब्दुल वहीद खान साहब काका के साहबजादे हैं। कॉम्पिटिशन है, बड़ा ठीका कॉम्बिनेशन है। ठीका कॉम्बिनेशन है। जनाब शेख अब्दुल वाजिद साहब का इस्तकबाल करने के लिए अब मैं आली जनाब नूरुल हसनैन साहब से दरखास्त करता हूं कि वो लोकमत से दरखास्त है कि वो तशरीफ लाएं एक बार फिर। पहले इस्तकबाल करने के लिए आए थे, अब इस्तकबाल कबूल कर। शफी हुसैनी साहब पंजाब केसरी, अंसारी साहब से दरखास्त है कि वो सामने तशरीफ लाएं और जनाब भाई साहब प्रोग्राम के बाद, लेकिन आपकी बेगम भी खड़ी है अपने भाइयों के साथ बाहर, ये भी याद रखें। बहुत बहुत और इस प्रोग्राम के रुए रवा हैं। आज ये सारी रौनक उन्हीं के दम से है। मेरा नाम शारिक नशबंदी है। मैं 2003 में जो है तो मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म किया वहीमन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से, और उसके बाद मैं जनाब याह्या खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको जरिया बनाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। कि 2003 से हम शुरुआती दिनों से MCN से जुड़े रहे। 2003 से 2006 तक मैं साथ में रहा MCN में। 2006 से मैं जो है तो मुंबई चला गया मीटे इनकलाब में एज ए सब एडिटर जॉब करने के लिए। वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था, बहुत गहमा गहमी थी। तो इनकलाब के एडिटर शाहिद अजीज साहब ने कहा कि औरंगाबाद का लड़का है, अब इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, करना चाहिए काम करने। तो उन्होंने मुझे बॉलीवुड की एक बीट दे दी। चलिए मुंबई था, क्रेज था, तो मेरा दिल लगा। फिर मैं 2 साल मुंबई रहा। मुंबई आने के बाद फिर जो है तो 2010 में मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि उर्दू के जर्नलिस्ट को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और प्रणब मुखर्जी साहब और अमेरिका की सेक्रेटरी, जिसे आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं कहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, कंडोलिजा राइस के साथ जो इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर डील हुई थी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ और उस मीटिंग में मौजूद था। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात मैं समझता हूँ ज़िंदगी में, वाइट हाउस में। उसके बाद मुझे ईरान जाने का मौका मिला। मैं फिर 2011 में 2010 में रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस की बुनियाद डाली गई। मैं मेरे अफराद ख़ानदान की खुसूस मुस्तफ़ा फारूक साहब, सलीम सिद्दीकी साहब का शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। सलाहियतें बहुत कुछ होती हैं इंसान में, लेकिन उन बातों को नहीं भूलना चाहिए जो लोग ब्रेक देते हैं, जो लोग कभी उस वक्त साथ खड़े रहते हैं। तो बुनियाद डालने के बाद फिर 2013 में मेरा ईरान जाना हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर एक मरतबा अल्लाह ने इजाज़ से नवाजा कि मैं उस वक्त के प्रेसिडेंट जनाब अहमदी नज़ार साहब से मुशाफा मुलाकात किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात पर ट्रांसलेटर के जरिए की मदद से जो है तो तकरीबन 10 मिनट मेरी गुफ्तगू हुई, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आमदन की बात है। फिर मैं 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए रवाना हुआ। तो मुझे उस वक्त वो क्रेन का हादसा हो गया था। तो क्रेन के हादसे की मैंने न सिर्फ इंडिया के तकरीबन बड़े उर्दू और अंग्रेज़ी अखबार में वहाँ से रिपोर्टिंग की, मैं चश्मदीद गवाह था, पूरा मेरे सामने वाक़या हुआ था, तो वो रिपोर्टिंग रही। उसके बाद बहुत सारे औरंगाबाद के इशूज़ को लेकर हम लोगों ने काम किया दौरान पूरे 15-16 साल के करियर में, 17 साल के करियर में। स्कॉलरशिप का मामला हो, खासतौर पर मुझे अच्छे से याद है MCN जब हम लोग चलाते थे तो एक इंस्टीट्यूशन औरंगाबाद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पर सर एक टीचर, कई सारे टीचर जो है तो पिछले 15 सालों से वहाँ पर जॉब कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी क्या सैलरी हुआ करती थी। MCN ने ये मूवमेंट उठाया, MCN ने मूवमेंट को चलाया। उसमें मैं याया खान साहब की सरपरस्ती में, मैं साहिर खान और बाद में फिर कादरी साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मूवमेंट को इतना उठाया कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मूवमेंट उठाने के बाद जब हमने खुद उन टीचर्स हजरात को, उन असातिज़ा को, ख़ासतौर से ख़वातीन को शाहगंज की जो बैंक है औरंगाबाद मध्यवर्ती बैंक, वहाँ ले जाकर जब उनके हाथ में पासबुक दी तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए कि ऐसा भी हमें मालूम नहीं था कि हमारी तनख्वाह 40,000 50,000 रुपये और हमें सिर्फ 1,500 और 2,000 रुपये मिला करते थे। उन्होंने बहुत दुआओं से नवाजा। बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त कि कहीं सारी खातून जो टीचर्स थी उन्होंने कहा कि हमारे घर में गरीबी की हालत थी, हमारे घर में कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो फिर हमने शादी इसलिए नहीं की कि हमारे घर में हम ही एक रोज़गार का जरिया थे, तो अल्लाह ने जरिया बनाया काम करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से काम देता रहेगा, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। छुट्टी में पढ़ने के लिए तो MA हिंदी में मैंने एडमिशन लिया, लेकिन कुछ ज़रूरतें थी जिन्हें पूरा करना था, तो आखिर मैंने MA हिंदी छोड़ी और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में चला गया। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में जब मैं जा रहा था तो मेरे हिंदी के प्रोफेसर थे डॉक्टर नंद कुमार शादा। इन्होंने मुझसे कहा, यार तुम हिंदी क्यों छोड़ रहे हो, तुम बढ़िया हिंदी के स्टूडेंट हो, हिंदी कंप्लीट करने के बाद हिंदी कंप्लीट करने के बाद जर्नलिज्म में चला जाना। मैं बोला नहीं सर, मुझे थोड़ी ज़रूरत है, हो सकता है जर्नलिज्म करने के बाद मुझे नौकरी पानी मिल जाएगी और मेरा काम आगे बढ़ जाएगा। खैर जर्नलिज्म करते करते मैं हुकूमत समाचार से जुड़ गया। दरअसल जर्नलिज्म एक ताकत है, और हमारे काफ़ी लोगों ने इस ताकत के बारे में आपके सामने रखा है कि अगर ठीक से जर्नलिज्म किया जाए तो खुद को तो फ़ायदा होता ही है, उसका फ़ायदा अपने समाज को भी होता है, सोसाइटी को भी होता है। जर्नलिज्म दरअसल एक हथियार है। हम जब जर्नलिज्म पढ़ा करते थे तो हमको पढ़ाया गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट से किसी ने जो पूछा कि भाई तुम बहुत जीत रहे हो, कई दुश्मनों को तुमने हरा दिया है, तुम्हारा मुश्किल तरीन दुश्मन कौन है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैं 2-4-5 ऐसे दुश्मनों को तो आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन 2-4-5 जो मेरे मुखालिफ अखबार है मैं उनको नहीं हरा सकता। तो यानी नेपोलियन बोनापार्ट समझता था जर्नलिज्म की ताकत को। अब हमारी कौम जर्नलिज्म की ताकत को कितना समझती है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको जर्नलिज्म की ताकत को समझाए। जैसा कि अभी शाहिद साहब ने कहा कि एक चमार मराठी के सिर्फ 2 अखबार इसलिए खरीदता है कि उनकी ज़बान की मदद हो जाए, और हमारे लोग अपना अखबार कितना खरीदते हैं इस बात को भी सोचने की ज़रूरत है। और इस तरह काफ़ी अर्सा गुजर गया, मेरी जर्नलिज्म अब चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। हज़रात अभी आप जनाब सलीम अहमद साहब से उनके एहसास समाप्त फरमा रहे थे। अब मैं अब्दुल वहाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अब्दुल वहाब साहब।
वारिसाने हरफ़ो कलम के तहत जश्न नूरुल हसनैन जो कई सालों से मनाया जा रहा है, इसके अलावा किड्स आईटी वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी और मुस्लिम ग्रेजुएट्स फोरम, सभी जिम्मेदारान, हाज़िरीन जलसा, मेरे सहाफ़ी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आयत आप लोगों के सामने सूरह अल-अहज़ाब की मैंने तिलावत की पढ़ी है, उसमें हमें एक पैगाम मिला है, एक हुक्म जो सबसे पहले दिया गया था वो ये कि पढ़िए अपने रब के नाम से। अब हम जो देखते हैं रिवायती पढ़ाई या जो तालीम है वो हमें स्कूलों से मिलती है, कॉलेजेस से मिलती है, लेकिन जो समाजी तालीम हमें मिलती है वो सहाफ़त से मिलती है। हमारे यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, सहाफ़त से जो वाबस्ता है वो एक समाजी टीचर है जो समाज के हर जुल्म को, हर मसले को, हर हौसला अफजाई स्टोरी को वो अपने कलम के जरिए लोगों तक पहुंचाती है। वो एक वाक़या जो कहीं एक कोने में होता है, एक जगह होता है, वो पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आगे ना जाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सलीम साहब ने कहा है कि उर्दू सहाफ़त की उन्होंने जिस एक ताबनाक तारीख से मौजूदा हालात में किस तरह से गिरा गुजरता है हम लोगों पर, उर्दू सहाफ़त पर, उर्दू सहाफ़ियों पर, तो उसमें और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि उर्दू सहाफ़त, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जहाँ पर 2.9 बिलियन यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स हैं, अगर हम उससे जोड़ दें तो यकीन मानिए जो हम कसम कुसी की जो हालात से गुजर रहे हैं, जो वेंटिलेटर पर है उर्दू सहाफ़त, उसको एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। जागरण पेपर देख लीजिए, जागरण ग्रुप है वो इनकलाब चला रहा है। नॉर्थ के कई ऐसे अखबार हैं जो नॉन मुस्लिम इदारे चला रहे हैं, उसके ओनर्स नॉन मुस्लिम हैं। वही स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वसाइल है कि जिसकी हमारे पास कमी है? क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? क्या हमारे पास वसाइल की कमी है? मुझे नहीं लगता, नहीं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि हम उसको अगर प्रोफेशनल जो बिजनेस मॉड्यूल में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह एक अच्छे उसके नताज मिलेंगे और उस नताज का असर सिर्फ मालिकों पर ही नहीं होगा बल्कि उर्दू अखबार से वाबस्ता हर शख्स से हो सकता है। मैं मेरा मुख्तसर सफ़र सहाफ़ती सफ़र 2009 से 2011 में मेरा जर्नलिज्म हुआ, उसके बाद 1 साल का यूएस में जर्नलिज्म में स्कॉलरशिप हुई, उसके बाद आकाशवाणी औरंगाबाद से जुड़ा हूँ सदन से, मौलाना आज़ाद कॉलेज, एमजीएम कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, और फिर अब यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप करता हूँ जर्नलिज्म से रिलेटेड, और उसके अलावा अभी डिजिटल मीडिया से जुड़ा हूँ। उर्दू सहाफ़त को मैंने बहुत करीब से देखा और शायद 30 साल से नीचे कोई ऐसा एक नौजवान यहाँ पर शायद मेरी आंखों के सामने बैठा है जो 30 साल से कम उम्र है और वो सहाफ़त में है। नौजवान में देखेंगे अगर हमारे पास 2 मिसालें यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसरार चिश्ती और सैयद फारूक अहमद। इन दो नौजवानों की बजाय आप देखिए कहाँ पर है हमारी सहाफ़त, कहाँ खड़े हैं। जबकि मैंने जो कॉलेजेस का नाम गिनाया है, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि मेरी प्रोफाइल है, मेरा बताने का मकसद ये है कि वहाँ पर 30+ हर बैच से जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स निकलते हैं। उर्दू सहाफ़त में हमारे पास एक ऐसा सहाफ़ी बताइए जिसने उर्दू में सहाफ़त की और वो पिछले 10 सालों में औरंगाबाद में रिपोर्टिंग कर रहा हो या एडिटिंग फील्ड में हो। ये हमारे लिए अहमियत है। बताता हूँ, एक स्टूडेंट है, उसको यूएस की स्कॉलरशिप हुई 1 साल के लिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जर्नलिज्म से, उसको इंडियन यूनिवर्सिटी की फेलोशिप अवार्ड हुई। एमजीएम से 3 स्टूडेंट्स आईआईएमसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में उनका सिलेक्शन होता है। एक का एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के लिए होता है, एक गुजरात के आईएमसी में एडमिशन के लिए जाता है। हमारे पास बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि इसमें एक भी नाम मुस्लिम या उर्दू सहाफ़त का नहीं है। जब रोज़नामा रहबर के मुदीर आला मरहूम यूनुस मोतीवाला साहब ने मुझे देखा तो ज़मीर भाई से कहा कि ये किस बच्चे को ला लिया है, ये तो स्कूल का बच्चा लगता है। तो ज़मीर भाई ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये बच्चा स्कूल का नहीं है, कॉलेज का है।
और उर्दू अच्छी लिखता है और मराठी भी जानता है। तो कहा ठीक है, इसे हम ट्रेनिंग रिपोर्टर के तौर पर रख लेते हैं और जब ये रिपोर्टिंग करेगा तब देखेंगे। तो फिर हुआ ये कि मेरी इस तरह से ट्रेनिंग रिपोर्टर की हैसियत से यानी अमली सहाफ़त शुरू हो गई। अमली सहाफ़त क्या थी, वो ट्रेनिंग थी, लेकिन मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत हूँ कि उस ट्रेनिंग रिपोर्टर को भी उस वक्त 300 रुपये माहाना मिलते थे, जो हर साल यानी डबल होते रहे। इस तरह 4 साल में मैंने रोज़ाना रहबर में, जब मैंने चौथे साल रहबर छोड़ा तो उस वक्त मेरी तनख्वाह तकरीबन 1500 रुपये थी। रहबर में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। छोटी छोटी खबरों को कैसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, यानी कैसे वसी किया जाता है, एक कॉलम को 3 कॉलम कैसे किया जाता है, मुख्तलिफ एंगल्स कैसे होते हैं, ये मैंने रहबर में सीखा। गुरु आणि गुरुतुल्य माझे मित्र, बंधू आणि भगिनी, पत्रकारितेचा जो मी जी पत्रकारिता सुरू केली त्याच्या बाबतीत मी सांगायचं असेल तर मी सुरुवातीला कारण मला नाट्यशास्त्राचा फार आवड होतं आणि मी नाट्यशास्त्राला प्रवेश घेतला 10वी नंतर। नाटकाला सुरुवात केली, नाटक, ऑर्केस्ट्रा अशा फील्डमध्ये गेलो। कुटुंबात सगळे जमीनदार, उच्च शिक्षित आणि मी नाटकाकडे गेलो। सगळे म्हणायचे मुलगा नाही वाया गेलं, काय करायला सांगता यायचं। असं करता करता 12वी झाली, 12वीच्या नंतर ग्रॅज्युएशन झालं। मग माझ्या चुलत भावाने सांगितलं, बाबा तू हे ग्रॅज्युएशन तर केलं, ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर काय करणार आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएट केलं तरी तू शिक्षक होईल, काय होईल सांगता येत नाही। काम तर राईट टू इन्फॉर्मेशनचा कायदा आला, त्याच्यामध्ये तू किमान PRO होशील, म्हणून तू एक काम कर, जर्नलिझम कर। आणि मी जर्नलिझम MGM कॉलेज ऑफ जर्नलिझमला ॲडमिशन घेतलं, बॅचलर ऑफ जर्नलिझम केलं। त्या काळात लोकमतमध्ये वाचकांचे पत्र हे सदर चालायचं आणि युवा मंच म्हणून एक चालायचं, त्याच्यामध्ये मी लिहायचो वाचकांचे पत्र। त्याच्यामध्ये माझी छापून यायला लागली, माझा थोडं कॉन्फिडन्स वाढला। आणि त्या काळात दैनिक इंसाफ आला म्हणून एक हिंदी जो आहे पेपर, तो गुलाम गौस यांनी सुरू केला होता। त्याच्यात मला कांडा लिखना काम आ गया, घर में फाके है तो क्या हुआ, अखबार में नाम आ गया। क्या बात है। ये हालात हमारे उस वक्त के पत्रकारिता के थे। 2,500 सैलरी, पेट्रोल का पैसे, सारी चीजें कैसे होगा। और हाइट तो ये हो गई, उस दौरान घर वाले ने बोले इसकी शादी कर देंगे। 2,500 सैलरी वाले लड़के को कौन लड़के देगा, उसमें पत्रकारिता। आप यकीन मानो, मैं औरंगाबाद में सब जगह रिश्ते ढूंढे, मेरा कोई रिश्ता जमा नहीं। ये कैसा फंस गए, वही बताना चाह रहा हूं। तो 2,500 रुपये सैलरी, तो मैंने क्या किया कि मैं बोला भाई अब तो शादी होने से रही और आगे भी कुछ मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, तो मैंने पत्रकारिता छोड़ा और मार्केटिंग में चला गया। ICICI बैंक पर्सनल लोन मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर मेरे को सैलरी अच्छी मिल रही, इंसेंटिव अच्छा मिला। और ये डॉक्टर रेहाना के वालिद साहब आए थे रिश्ता लेके, और मेरे यहाँ तो मेरा 2,500 सैलरी, इससे ज़्यादा मेरी सैलरी नहीं, पता नहीं मेरे को जॉब आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर बोल देता था। और उन्होंने हमारे ताया को बोले कि तारीख कौन सी पकड़नी, तो ऐसा करके मेरी शादी हो गई समझो। खैर बाद में उन्होंने आगे पढ़ाई करे, जो कुछ हुआ। फिर फिल्मों का असर अक्सर बच्चों पर होता है, जवानों पर होता है, ये भूला जाता है, सभी भूलते हैं। फिर भी मैं बता दूं कि ये एक NGO है जो न्यू दिल्ली में काम कर रहा है। इसके फाउंडर संजीव सरार साहब और उनकी टीम जो अंजाम दी रही है उर्दू नसर और उर्दू शायरी के प्रमोशन में, वो यकीनन काबिल तारीफ है। इसी फाउंडेशन की ओर से एक वॉइस ओवर कॉन्टेस्ट रखा गया था जिसका नाम था मेरी आवाज़ ही पहचान है, जिसमें लकीली मैं वन ऑफ द 10 विनर्स हूँ। और ये कॉन्टेस्ट जीतना मेरे लिए इसलिए भी अहमियत रखता है कि ये मेरे मकसद की तरफ मुझे एक कदम आगे ले जाता है, और वो है उर्दू नसर और उर्दू शायरी का प्रमोशन, जो कि इस फाउंडेशन का भी यही एम है। बड़ा अफसोस होता है देखकर कि आज की हमारी नस्ल जो है सिर्फ फिल्मी गीतों और फिल्मी डायलॉग तक महदूद है उर्दू ज़बान को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उर्दू प्रमोशन में आगे बढ़ूँ, क्योंकि अगर अच्छा बोलने वाले होंगे तो अच्छा सुनने वाले भी पैदा होंगे। रेफ्ता फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा मकसद आगे बढ़ सके और मैं रेफ्ता फाउंडेशन के साथ मिलकर इस मकसद को आगे बढ़ा सकूँ और कुछ अपना भी योगदान दे सकूँ। और आखिर में मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस महफिल में शामिल किया और इस फेलिसिटेशन से नवाजा। शुक्रिया।
जो रस्मी अंदाज में अपनी बात की शुरुआत नहीं करूँगा, क्योंकि कमेटी की तरफ से बहुत कम मुख्तसर वक्त मिला है। 27 साल से मैं शुबह सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और 27 साल का जहाँ तक तजुर्बा है उनको 3 या 5 मिनट में, मेरा तजुर्बा काफ़ी तवील है तो उसको शायद नामुमकिन हो। मैं एक नातवा कोशिश करूँगा कि अपने कुछ मेरे सहाफ़ती सफ़र में जो मैंने महसूस किया या मेरा सहाफ़ती सफ़र कैसा रहा यह आपके सामने रख सकूं, जनाब सदर साहब की इजाज़त से। मोहतरम मेरे सहाफ़ी बिरादरी के भाई, मेरी यहाँ बहनें बहुत देर से बैठी हैं और हमको बर्दाश्त कर रही हैं। असल में हम लोग ज़बान के धनी नहीं बल्कि कलम के धनी होते हैं, इसलिए बोलने चालने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम लोग कलम से खेलते आए और कलम से कैसे काम करना है, कलम से कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसका पॉजिटिव निगेटिव ये हम लोग सब जानते हैं। बहरहाल हम लोग कोई अच्छे मुखर्रिर नहीं होते, लेकिन अपनी बात फिर भी रखने की कोशिश करूँगा। मोहतरम दोस्तों और मेरी बहनों, 1993 में, क्योंकि यहाँ उन्वान है कि मेरा सहाफ़ती सफ़र, इसलिए मैं अपने सहाफ़ती सफ़र पे बात करूँगा। 1993 में एक हादसे में, शायद वो हादसा सारी दुनिया जानती है और पूरे आलमी सतह पर वो हादसा जाना ज़रा, उस हादसे ने मुझे सहाफ़ी बना दिया। हुआ यूँ था, एक इत्तेफाक था कि उस वक्त औरंगाबाद से एक पेपर निकलता था नाज एक्सप्रेस हिंदी का, तो उस हिंदी अखबार में रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरत थी जो लातूर जाकर काम करे। हमको थोड़ा पढ़ना लिखना आता था, तो जनाब वो जो थे संपादक रऊफ़ बिल्डर साहब, उन्होंने कहा कि हमको साथ ले लिए कि भाई आप चलिए और ये थोड़ा सा वहाँ क़याम कीजिए और वहाँ से रिपोर्टिंग भेजते रहना। वहाँ से रिपोर्टिंग का शौक़ हुआ, सहाफ़त का शौक़ हुआ। वापस आने के बाद मैं एक चीज़ का तस्करा, मेरी सहाफ़त ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल जो मेरे लिए है, सबसे बड़ा किरदार मेरे लिए है, वो मेरा अज़ीज़ दोस्त खतीबुल हसन अंसारी है, जिनसे इंस्पायर होकर मैं इस शोबे में आगे बढ़ा। मेरे लिए हमेशा वो एक मिसाल है। शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी सलाहियतों का मोतरफ भी हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके जैसा कलमकार, उनके जैसा सहाफ़ी शायद मेरी नज़र से भी गुजरा। तो मैं उन्हीं की, ये समझिए कि उन्हीं की देन हूँ कि मैं आज सहाफ़त में यहाँ खड़ा हूँ। बहरहाल वहाँ से वापस आ गए लातूर से। ज़लज़ले के बाद थोड़ी सी बातचीत होती रहती थी। खतीब साहब चूँकि मेरे बचपन के दोस्त हैं, सोबत का असर रंग लाता है, तो वो रंग लाया। बिल आखिर मैंने 1994 में रोज़नामा रहबर, काफ़ी अच्छा पेपर था, बड़ा पेपर था, मैंने वो ज्वाइन किया और यूनुस मोतीवाला की इदारत में बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा। मैं इस बात पर अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि औरंगाबाद संभाजी तहरीक चली, मैं उसमें शामिल था। यूनुस मोतीवाला के साथ कदम ब कदम उस तहरीक का सारा मरकज़ और सारी वो जो लड़ाई थी वो रोज़नामा रहबर से चली, हम भी उसमें शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फ़िरका परस्त ताकतें हो या कोई सियासी जमातें हो, औरंगाबाद का नाम बदलना चाहें तो वो नहीं बदल सकती। मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। दूसरा, मैंने 8 साल रोज़नामा रहबर में काम किया। बदकिस्मती से वो अखबार थोड़ा सा दाखिली साजिशों का शिकार हुआ। यूनुस मोतीवाला की तवज्जो कम हुई और उन्होंने भी थोड़ा सा, जब अखबार में ऐसे मसाइल आते हैं तो सभी जानते हैं, यहाँ सब अखबारों से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। जब मैंने वो अखबार छोड़ा तो मुक़द्दस एक अखबार निकलता था, वो ज्वाइन किया और उस वक्त में मेरी शादी वगैरह हो चुकी थी, तो थोड़ा सा सहाफ़त में कुछ काम नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मुक़द्दस छोड़ने के बाद सहाफ़त की दुनिया से दूरी इख्तियार कर ली। 1-1.5 साल मैं दूर रहा, लेकिन फिर वापसी हुई और वापसी औरंगाबाद एक्सप्रेस की शक्ल में हुई। जनाब खलील चौधरी साहब की इदारत में यह अखबार निकला था, जो औरंगाबाद का पहला हकीकी मामलों में कलर अखबार था। कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने के बाद मैंने अखबार में जो है तो रहनुमाएं तलबा बोल के एक ये शुरू किया था कि
उसके तहत मैं जो है तो बच्चों के लिए कुछ तहरीरें करता था, रियाजी के मजमून के बारे में, कुछ इंग्लिश के बारे में, कुछ उर्दू के बारे में, और मेरी ये तहरीरें हिंदुस्तान अखबार में शाये हुआ करती थी। वहाँ से निकलने के बाद 1 साल मैंने सरोज उर्दू हाई स्कूल में दहुम के तलबा को रियाजी पढ़ाई, और मेरा जो है तो कोचिंग क्लासेस का सिलसिला जारी था कि मुझे पता चला कि भाई MCN में जो है तो न्यूज़ रीडर की ज़रूरत है। मैं MCN में न्यूज़ रीडर बनने के लिए गया। वहाँ जो है तो याहिया खान साहब ने जो है तो बातों में बोले कि भाई आपको मराठी से उर्दू ट्रांसलेशन करना आता है? मैंने जी बिल्कुल आता। तो बोले करके बताओ। अब मैंने उनको जो है तो उन्होंने मेरे पास में न्यूज़ दिए, मैंने जो है तो उसका ट्रांसलेशन करके दिया। तो बोले बाबा ये तो बहुत लंबा हो गया, जरा शॉर्ट होना। तो मैंने जो है तो उनको जो कोई आलिम दीन हूँ कि कुछ इन दो नसाहे आपको करूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि गर्चे के अंदाज बयां खूब नहीं है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अबू बकर रहबर साहब ने ये तलकीन की है कि सब अपने सहाफती सफर के बारे में बात करें। तो दोस्तों, मेरा सहाफती सफर यूं तो 1978 में शुरू हुआ था। 1978 में मैं मैट्रिक कामयाब हुआ, और उसके बाद तहसीन अहमद खान साहब के साथ औरंगाबाद टाइम्स में एक 15 दिन के लिए ट्रांसलेटर की हैसियत से काम किया। वहां से निकलने के बाद मेरी किस्मत जागी और मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुलाजिम हो गया। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करना मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मेरे दिल को नहीं भाता था। इसलिए मैंने तैश में आकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉब को रिजाइन कर दिया। उसके बाद काफी दुश्वार गुजार मराहल से मैं गुजरा। अपनी आंखों का शकीर सबके दुख लिख देंगे, अपना ही गम रह जाएगा। सबके दुख लिख देंगे, अपना ही गम रह जाएगा। लिखते लिखते एक दिन हाथ में कलम रह जाएगा। मरहूम कमर इकबाल ने चाहे जिस किसी भी तनाजुर में ये शेर कहा हो, लेकिन मेरी दानिश में ये शेर सहाफ़त से वाबस्ता उन तमाम उर्दू सहाफ़ियों की ज़िंदगी की तर्जुमानी है जो सहाफ़ती इदारों की इस्तेसाल की चक्की में मुसलसल पीछे जा रहे हैं। ज़ख्मों से चूर चूर होने के बावजूद मजबूरियों ने जिनसे तड़पने और चीखने का हक भी छीन लिया है। चूँकि खुद कमर इकबाल की उर्दू सहाफ़त से वाबस्तगी रही, इदारती जहर और सहाफ़ती कड़वाहटें उन्हें भी पीनी पड़ी थी। गालिबन इसीलिए मरहूम ने उर्दू सहाफ़ियों के इस कल को इस एक शेर में निचोड़ने की कोशिश की हो। सीने में धड़कनों के साथ साथ दर्द का एहसास रखने वाला हर दिल इस शेर से उठने वाली कराहों, कसमसाहटों, महरूमियों और अज़ियतों को शिद्दत से महसूस कर सकता है। मरहूम कमर इकबाल ने तो अपने तल्ख़ तजुर्बे को इस एक शेर में छोड़ दिया और अज़ियतें समेट कर इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उनके बाद अब जश्न नूरुल हसनैन के तहत वारिसान हर्फ़ कलम ने इसी जहर की निकासी का मौका फराहम किया है। इदारे की चार दीवारी में मफाद परस्ती के हाथों घोटी जा रही उर्दू सहाफ़ियों की आवाज़ को मजबूरी की जंजीर से आज़ाद करवाने की गई इस कोशिश के लिए वारिसान हर्फ़ कलम के अरमाल मजाज काबिल सताइश है। इस तर्क हकीकत के एतराफ़ के साथ कि यहाँ दस्तियाब कराई गई आज़ादी इज़हार ख्याल, सहाफ़ती ज़ख्माली मफादात और ज़ाती चपकलिश के प्लान से गुजरने के बाद ही कोई खबर अखबार में इशाअत का शर्फ हासिल कर पाती है। वरना खबर पर चाहे जितनी ज़रूरी और मिली एतबार से गैर मामूली अहमियत की अहमियत क्यों न हो, कंप्यूटर के सर्फ खाने की जीनत बना दी जाती है। सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि इलाकाई उर्दू सहाफ़त जहालत के कंधों पर रवा दवा है। जहालत के इस हमाम में क्या अनपढ़ और क्या तालीम याफ्ता, रहने के लिए सभी यकसा हैं। तो उसका तमाशा ये कि उर्दू सहाफ़त हक गोई और बेवाक़ी का तमगा लगाए इतराती भी फिरती है।
उर्दू सहाफत के हर कोई के दावे और भाजपा के सेकुलरिज्म में कोई फर्क नहीं है। सच तो यह है कि मफादात को ठेस पहुँचने सच तो यह है कि मफादात को ठेस पहुँचने या सियासी गुलामी पर ठहर पाने का जर्रा भर भी एहतमाल हो तो उर्दू सहाफत की बेबाकी गूंगी हो जाती है और हर कोई मसले के दलदल में धर जाती है। अगर उर्दू सहाफत के तजिए को एक जुमले में समेटा जाए तो यही कहना होगा कि उर्दू सहाफत की हर कोई और इंसाफ पसंदी भी आसमान से बरसने वाली उस ओस की तरह है जिसमें हाथी तो नहा सकता है लेकिन एक चिड़िया की प्यास तक नहीं बुझती। वाह वाह। ऐसे औसाफ हमीदा के बावजूद सहाफती इदारों के अरबान मजाज ये कहते हुए माशरे पर एहसान लादते हैं कि खसारा बर्दाश्त करके मुकामी सतह पर उर्दू सहाफत की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ पाई जाती है। मिली मसाइल के हवाले से अगर मुकामी और इलाकाई उर्दू सहाफत का तज्जिया करे तो नतीजा अखज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि इस सहाफत की शान में कसीदा पढ़ा जाए या मरसिया फ़ामी की जाए। मिली मसाइल के कई नाइंसाफ़ी और जानिबदाराना सहाफत के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मातम तो बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन मुकामी उर्दू सहाफत ने खुद गले में मफाद परस्ती, ज़ाती चपकली और सियासी गुलामी की जो तौर डाल रखे हैं, इस ताल्लुक से लब कुशाई की जरूरत कोई नहीं करता। इस हकीकत का एतराफ़ न करना भी बदबयानतदारी कहलाएगी। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि दूसरों की आंखों से कचरा निकालने से पहले हमें अपनी आंखों में लगे शहर को निकालना होगा। हालांकि इकबाल अशर के शेरी कल्ब की तरह उर्दू सहाफ़ियों को न जुबान कटी हुई मिली है और न उनका कलम बिका हुआ है, फिर भी वो हक़ लिखने से कासिर हैं। हकीकी व मेयारी सहाफ़त की ज़वाल आशना होने की मुख्तलिफ वजह में शामिल एक बड़ी वजह सहाफ़ियों का माली व ज़हनी इस्तेसाल भी है। एक जिंदा खबर के लिए अखबारी नुमाइंदों को कितनी मरतबा मरना पड़ता है, फिल्म में ऊपर देखो थोड़ा ऊपर। लेकिन अफसोस उर्दू सहाफ़ी इदारे जिंदा खबरों की कत्लगाह बन चुके हैं। ज़ाती व सियासी इख्तलाफात और मफाद परस्ती जिंदा खबरों को बेरहमी से गला घोंट देते हैं। अखबार की सफ़ाहत में न जाने कितनी जिंदा खबरों को दफन किया जा चुका है। उर्दू सहाफ़ती जो ये शेर लाने से भी बड़ा कारनामा है। गोया माशरे ने उन्हें दरख्वास्त दी हो कि अखबार की इशाअत की मेहरबानी करें, लेकिन बगैर किसी बदगुमानी की हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम बेसिमती की शिकार इलाकाई उर्दू सहाफ़त को वाकई बेबाकी हक़गोई अता कर दे, मफाद परस्ती और सियासी गुलामी और मखीली की जंजीरों से आज़ाद कर दे। वरना ऐसी बेफायद माजूर और बांझ सहाफ़त का यही आलम रहा तो यही कहना होगा कि जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर कोशे गंदुम को जला दो। उर्दू सहाफ़त के लिए काम करता रहा है। फिर मैंने यहाँ 1982 में B.Ed कंप्लीट किया और उसी दौरान मुझको मुलाजमत मिल गई रत्नागिरी में। वहाँ के हाई स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, मैं चला गया, लेकिन सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ बराबर वाबस्ता रहा। फिर वहाँ से मैं परभनी आ गया। परभनी के कॉलेज में मुझको लेक्चरशिप का जॉब मिल गया। फिर मेरा अराउंड टाइम से राबिता हुआ और मैंने उसके लिए रिपोर्टिंग शुरू कर दी। लेकिन चूँकि मुझे मेरे मिजाज में ही ये बात शामिल थी कि सहाफ़त से मुझको बहुत काफ़ी लगाव और शौक़ रहा है, तो अजीब व गरीब मेरी कैफियत हुई कि मैंने जो है अच्छी खासी मुलाजिमत से रिज़ाइन कर दिया और रोज़नामा वर्क़ ताज़ा परभनी से 1994 में शुरू किया। वहाँ के मेरे अहबाब मेरे साथ थे, इमदादुल्लाह बेग अशर, इब्राहिम अख्तर साहब, इमामुद्दीन यकीन साहब, अब ये सब लोग तो जो है बिछड़ चुके हैं। इनका ताउन मिला और मैंने वहाँ से वर्क़ ताज़ा शुरू किया रोज़नामा। उसके बाद में फिर वहाँ से मैं नांदेड़ शिफ्ट हुआ, यहाँ का रोज़नामा जारी रहा और नांदेड़ से एक एडिशन हमने फिर शुरू किया वर्क़ ताज़ा का, वो 2006 में शुरू किया। वो भी जो है अब तक जारी है और इस तरह मेरा 1981 से लेकर आज तक का 40 साल का सहाफ़ती सफ़र है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, और जैसा कि मुमताज़ राशिद ने कहा है ना, हम तो जिद्दत के भी क़ायल हैं मगर क्या कीजिए, हम तो जिद्दत के भी क़ायल हैं मगर क्या कीजिए, हमसे मुमकिन ही नहीं धूप को साया लिखे। मेरे नज़दीक हमेशा यही शेर
रहा कि भाई मैं इस आफत में आया हूँ, ज़ाहिर है कि रोटी रोजी का जरिए भी था मेरे लिए, लेकिन मैंने मुजफ्फर जावेद साहब आ रहे हैं, हम सब लोग उस ज़माने के, हमने कभी जो है जर साफत नहीं की, हम जो है जो देखते थे वही लिखते थे, वही महसूस करते थे, और उसी हालात में, जबकि उस ज़माने में बड़े हालात अजीब व गरीब